छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही अब मोदी की गारंटी को पूरा करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो वादे चुनाव के समय किए गए, उन वादों पर सरकार बनने के साथ ही अमल करना भी शुरू हो चुका है। साय कैबिनेट की पहली बैठक में ही पीएम आवास को लेकर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही किसानों को 2 साल का बच्चा बोनस देने को लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है, जिसे लेकर सरकार अनुपूरक बजट लाने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा। 18 लाख लोगों को पीएम आवास के तहत मकान देना है। 2 साल का धान का बोनस भी किसानों को देना है। अनुपूरक बजट जल्द प्रस्तुत होगा। एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, क्योंकि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पक्का का मकान देना है और 2 साल का धान का बोनस भी किसानों को देना है। तो इसके लिए आवश्यक हो रहा है कि अनुपूरक बजट पास करें। तो अनुपूरक बजट भी कल प्रस्तुत होगा और अगले दिन 21 को दोनों पर चर्चा होगी। गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। सरकार जहां मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगी है, तो दूसरी ओर जनता की आवाज को सदन में उठाने के लिए विपक्ष भी सशक्त भूमिका में नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि आज भी हमारी प्राथमिकता किसानों के लिए वही है कि धान का भाव उनको दिलाएं। आज भी हमारी प्राथमिकता आम आदिवासियों के लिए वही है, जहां हमारी प्राथमिकताओं को, योजनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लड़ेंगे, पूरी दृढ़ता के साथ लड़ेंगे। आज भी हमारी प्राथमिकता किसानों के प्रति वही है कि धान का भाव उनको दिलाएं। आज भी हमारी प्राथमिकता आम जो आदिवासी है उनके साथ वही है। जहाँ जहाँ हमारी प्राथमिकताओं को, हमारी योजनाओं को वो ठेस पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वहाँ हम उनसे लड़ेंगे और पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही अब नई सरकार का विजन भी साफ नजर आने लगा है। मोदी की गारंटी को पूरा करने में साय सरकार लगी है और यही वजह है कि शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट लाकर 2 बड़े वादों को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि साय सरकार में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए क्या विजन लेकर चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ता के परिवर्तन के बाद सरकार अब कामकाजों में जुट गई है। नई सरकार के पहले विधानसभा का सत्र का आगाज भी आज हो गया। 3 दिवसीय सत्र के पहले दिन आज सदस्यों को उन्हें शपथ दिलाई गई और उसके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन भी तय कर दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह बतौर अध्यक्ष उन्होंने आसंदी पे विराजमान वो हो गए, लेकिन सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने अपने विजन पे चर्चा की, अपने अपने कारणों को लेकर चर्चा की कि राजनीति में कैसे वो एक दूसरे को पटकनी देंगे। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले उन मेहमानों से तारुफ आपका करा देता हूं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता शिवचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी है। शिव सिंह जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार याज्ञवल्क्य मिश्र भी हमारे साथ है। याज्ञवल्क्य जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, बजट, विजन और सियासत, आज तो सदन के भीतर राजनीतिक बातें उस स्तर पे नहीं हो पाई जो कल और परसों देखने को मिलेगा, लेकिन सदन के बाहर नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार का विजन जो है वो मोदी के गारंटी पत्र को पूरा करना है। लेकिन प्रावधान कैसे होगा और कैसे आपको लगता है कि तमाम चीजें आप धरातल पे जल्द से जल्द उतार लेंगे? देखिए अवधेश जी, नियति अगर साफ हो तो धरातल पे हर चीज को उतारा जा सकता है। बजट, अनुपूरक बजट आ रहा है, 10,000 करोड़ के आसपास का बजट होगा, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा भी हो। इसके साथ साथ मोदी की गारंटी अक्षरतः लागू हो, यह हमारा संकल्प है। निश्चित रूप से संकल्प पूरा करेंगे। जनता को दिए गए वादों को हम पूरा करेंगे। जनता के कसौटी पे हम खरे उतरे।
हम निश्चित रूप से खरे उतरेंगे भी। हमने 15 साल सरकार चला के दिखाई है कि गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए और विकास की तरफ भी पूरी तरह से ध्यान हमने दिया। इसीलिए अब 5 साल के वनवास को काट के तत्काल हमको वापस आने का अवसर मिला। अन्यथा अगर हमारे 15 साल के कार्यकाल को जनता ने अगर स्वीकार नहीं किया होता तो निश्चित रूप से 5 साल में ही कांग्रेस की विदाई नहीं हो जाती। अगर कांग्रेस की विदाई हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी मतदाताओं के प्रति है, जनता के प्रति है। जो जनता को वादे मोदी जी की गारंटी के नाम से हमने किए थे, एक एक वादा हम पूरा कर सकें, उस ओर हमने कदम बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने कहा था कि पहले कैबिनेट में 18 लाख मकान स्वीकृत करेंगे, हमने स्वीकृत कर दिए। 2 साल के बोनस की बात 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के अवसर पर सुशासन वो भी आप देने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सुशासन दिवस पे आप उसका वो वादा पूरा कर देंगे। शिव सिंह जी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सदन के पहले दिन, सरकार के इस नए सरकार के पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अगर नेता प्रतिपक्ष कहे, मतलब डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा के अध्यक्ष थे पहले पिछले कार्यकाल में, काफी वरिष्ठ नेता है, अगर वो कहे कि आज भी हमारी प्राथमिकता में धान, किसान और आदिवासी है, सरकार पुरानी योजनाओं को कहीं से भी कट ऑफ करेगी या कहीं से भी लोग परेशान होंगे तो हम सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। आज पहला ही दिन था, इतनी तल्ख बातें क्यों? देखिए, बिल्कुल अवधेश जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वादे करती है और अपने वादे से मुकर जाती है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किए थे किसानों का आय दुगना करेंगे। आज 10 साल होने जा रही है केंद्र में सरकार, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, वो रोजगार भी नहीं मिला है और 15-15 लाख जो है खाते में डाला जाएगा गरीबों के। इसको देखते हुए हम, इसीलिए हमारे नेता बोल रहे हैं कि भाई हम उस जो आपने वादा किया है और हमने जो हमारी सरकार ने जो गरीबों के लिए जो वादा किया था उस सब को हम पूरा करवाएंगे। और इनके वादे को, क्योंकि हमारी जब सरकार बनी थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, तो पहले कैबिनेट में जो है किसानों को जो है हमने तुरंत जो है उसका वादा पूरा किया था। और ये सबसे पहला वादा ये जो है 18 लाख मकान का बोल रहे हैं। मकान कब बनेगा, कैसे बनेगा, कब प्रक्रिया चलेगा, इसकी कोई अभी नीति नहीं बनी है। और मकान बनते, कितने मकान अभी उपलब्ध हैं, कितने मकान अभी बनाए जाएंगे, ये इतनी लंबी प्रोसेस है। ये किस मनाकर समझ में आ गया है कि ये जो है जनता ठगे गए हैं। और इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि हम इनके वादे को दृढ़ता से पूरा कराएंगे। आदिवासी भाइयों के साथ जो हमने वादा किया था, ठीक है, वो सब पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार याज्ञवल्क्य जी का रुख कर लेता हूँ। याज्ञवल्क्य जी, आप दिन भर सदन की गतिविधियों में आप शामिल रहे, आप दिन भर वहां पे मौजूद रहे, क्या विजन दिखाई पड़ रहा है सरकार का और विपक्ष कितनी हमलावर होगी? संख्या बल में तो 35 है और सरकार 54 सीटों के साथ है। इसका जवाब तो आपको जब अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रमन सिंह का चयन हुआ उस समय जो उद्गार व्यक्त किए गए थे उसी में इसके पूरे संकेत मिले थे। जिस तरीके से चरणदास महंत ने एक शेर का उपयोग किया और कहा, वो संकेत देता है। कुल जमा ये है कि अगर आप सदन के भीतर की बात करेंगे तो 3 बेहद सौम्य सरल चेहरे हैं आज की तारीख में। आने वाले समय में सियासत कौन सा रूप लेती है और कौन सा तेवर कैसा बदलता है, इसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। बहरहाल ये एक सकारात्मक सदन का इतिहास है छत्तीसगढ़ का, बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे निर्णय लेती रही है। लेकिन जो आपका विषय है उस विषय पर मेरा जो ध्यान है, जो मेरे चिंतन का विषय है, अनुपूरक बजट आएगा तो प्रारंभिक 3 मांगे शायद सरकार पूरी कर जाएगी। एक 18 लाख जो आवास हैं उसके लिए जो राज्यांश देना है वो दे दिया जाए। दूसरा जो धान का MSP 3100 है वो दे दिया जाएगा। और तीसरी बात 25 दिसंबर ये तारीख बीजेपी के घोषणा पत्र में दर्ज थी अवधेश, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि हम 2018 के पहले का जो 2 साल का लंबित बोनस है वो देंगे। ये तीनों चीजें दे दी जाएंगी। लेकिन एक अहम मसला है, एक अहम प्रश्न ये है कि 2023-24 यानी भूपेश बघेल जी के कार्यकाल का अंतिम बजट वर्ष, पहली बार ऐसा हुआ था छत्तीसगढ़ के इतिहास में, फिर दोहरा देता हूं, पहली बार ऐसा हुआ था उद्देश्य छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब प्रतिभूति बेची गई थी, सरकारी प्रतिभूतियां बेच दी गईं और बेचने के बाद
सारी व्यवस्था की गई थी। कुल जमा 2023-24 के वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 4,000 करोड़ के प्रतिभूतियां बेची थीं। क्या यह स्थिति जारी रहेगी आगे भी, या कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था भी होगा? घोषणाएं अपनी जगह हैं, उन घोषणाओं को पूरा किया जाना चाहिए। जेंटलमैन प्रॉमिस वाला मसला है, वोटों का मसला है, ठीक है, आप उसको पूरा कीजिए। लेकिन मूल विषय ये है, और दोनों बड़े महारथी बैठे हुए हैं साथी, बहुत अच्छे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आप भी काफी आपके नाम के आगे डॉक्टर है, आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मूल प्रश्न यही है, हम तीनों छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, मुझे यही समझना है कि क्या सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने की जो एक परंपरा शुरू हुई है, नहीं जाते हम सरकार पे, कौन सी सरकार थी जाने दीजिए, मगर 4,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां यदि सरकार बेचती है और उसमें से भी एक अलग उसके लिए प्रतिभूति को बेचने की एक नई जो निर्णय लिया गया, उसके लिए एक नया प्रारूप बना दिया गया, क्या ये तय किया जा सकेगा कि आने वाला जो बजट है, क्योंकि शीतकालीन सत्र के बाद बजट सत्र आना है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था होगी कि छत्तीसगढ़ के बजट में, छत्तीसगढ़ के वित्तीय व्यवस्था में कोई ऐसा संसाधन डेवलप होगा कि शर्तिया आप, मैं, हम सब ये तय कर पाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे बतौर पत्रकार कि देखिए अब प्रतिभूति बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ऐसा आर्थिक ढांचा, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि हमारे पास आय होगी, निश्चित आय होगी, और इस आय के होते हुए हम ये खर्च कर पाएंगे। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत की नीति से बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, मैं इसी पे जवाब ले लेता हूँ याज्ञवल्क्य जी, इसी बिल्कुल सही, आप, मैं इसी विषय पे जवाब ले लेता हूं सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी, आप विधायक रह चुके हैं, संसदीय ज्ञान आपको बहुत है, वरिष्ठ नेता है, लगभग 50 साल की राजनीतिक उम्र आपकी हो चली है। याज्ञवल्क्य जी बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि पहली बार राज्य की प्रतिभूतियां बेची गई, क्या आने वाले समय में, ठीक है, जनता जनार्दन को इतना तकनीकी चीजों जानते हैं, जिनका इंटरेस्ट का टॉपिक है वो जानते हैं, लेकिन जिनका इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है उन्हें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जानकारों को ये पता है कि राज्य की प्रतिभूतियां अगर बेचने का खाका तैयार हुआ तो राज्य हित में कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है वो। देखिए डॉक्टर अवधे जी, मैं राजनीति से ऊपर उठ के चर्चा करूंगा। मैं किसी दल का एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूं, उससे हट के थोड़ी बात करूंगा। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी व्यापारी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अपनी प्रतिभूति, अपनी जमा राशि को अगर बेचने की आवश्यकता पड़े, जमा पूंजी को अगर खर्च करने की आवश्यकता पड़े, तो निश्चित रूप से वो पतन की ओर संकेत करता है। मैं चूंकि व्यापार से भी जुड़ा हुआ हूं, चेंबर ऑफ कॉमर्स का 30 साल तक पदाधिकारी रहा हूं, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रतिभूति बेचना किसी भी राज्य सरकार के लिए, चाहे वो कोई किसी की भी सरकार हो, ये बहुत दुर्भाग्यजनक होता है किसी भी राज्य के लिए। और फिर कर्ज पे कर्ज लेकर राज्य चलाना, या राज्य चलाना, या घर चलाना, व्यापार चलाना, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बहुत कठिन दौर होता है। यही एक कठिन दौर होता है, और निश्चित रूप से ये कठिन दौर हम लोगों के सामने से हम निकला है, और भगवान न करे आगे भी हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो शायद हो सकता है। नहीं सुंदरानी जी, देखिए, भगवान को तो जो करना है वो करेंगे, भगवान न करे, मैंने कहा ईश्वर न करे ऐसा हो। आप दैवी शक्तियों पे भरोसा करके राज्य की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते। आपने जो फ्री बीज की बात कही है अपने घोषणा पत्र में, आपने कहा है कि 500 में सिलेंडर देंगे, आपने कहा है कि महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे, आपने कहा है कि 18 लाख मकान हम बना के देंगे, आपने कहा है कि 25 दिसंबर को 3810 करोड़ रुपए का 2 साल का बकाया बोनस हम देने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजों के लिए आर्थिक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा, मैं एक बार जरा शिव जी का रुख कर लेता हूं। शिव सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जिन तमाम चीजों का उल्लेख मोदी के गारंटी पत्र में किया गया, वो राज्य की प्रतिभूतियां बेचने की नौबत खड़ी नहीं करेगी? बिल्कुल अवधेश जी, आप इनको अभी जनादेश मिला है, तो उसका जो हम जनादेश का सम्मान करते हैं। भाई, डबल इंजन की सरकार बोला जा रहा है, डबल इंजन की सरकार में इस टाइप का जो प्रतिभूति, हमारी मजबूरी थी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की मजबूरी ये थी। नहीं, देखिए, आप मजबूरी का नाम ना दीजिए, इसलिए हम बार बार पत्र लिखते थे मुख्यमंत्री जी कि हमारा जो जीएसटी पे या कोयला रॉयल्टी पे और अन्य चीजों में जिसमें हमारे को हमारा हक था राज्य सरकार को देने का पैसा, वो पैसा हमें मिलता नहीं था। बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते थे कि भाई, हमारी जो
जो हक का पैसा है वो दे दीजिए, लेकिन हमने जनता से जो वादा किया था, जो किसानों से वादा किया था, उसको तो पूरा करेंगे, इसलिए ये सब करना पड़ता था। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो डिमांड की जाती थी, मांग की जाती, जो छत्तीसगढ़ की जनता के हक का था, अगर वो दे देते तो ये नौबत नहीं आती, इसलिए वो नौबत आई। अब इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जितनी भी रॉयल्टी है, जितने भी छत्तीसगढ़ के हक का पैसा है जो मांगा जाता था, वो अगर इनकी सरकार बनी, अगर दे देंगे तो ये नौबत मुझे ख्याल नहीं आना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए। और कर्ज से उबारेगी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो वादा किए हैं, तो डबल इंजन की सरकार है, तो अब तो मैं समझता हूं कि जनता कर्ज में नहीं डूबेगी और छत्तीसगढ़ राज्य कर्ज से उभरेगी। इसका अभी आगे अब देखेंगे हम। बिल्कुल, लेकिन देखिए बड़ी अजीब बात है। मैं याज्ञवल्क्य जी का रुख करता हूं। याज्ञवल्क्य जी, वित्तीय अनुशासन होता है, वित्तीय व्यवस्थाएं होती है कि आप पंचायत के पैसे को दूसरे जगह खर्च नहीं कर सकते, कोयले के रॉयल्टी के पैसे को आप तीसरे जगह खर्च नहीं कर सकते, सारा एक खाका बना हुआ, सारा चीज तैयार है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण छत्तीसगढ़ की ये आर्थिक स्थिति हुई है, जिसपे बीजेपी पिछले 5 सालों तक इसे दुर्दशा करार दे के सवाल उठा रही थी? केवल इसके लिए केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार का होना ही जिम्मेदार है? इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इनको, हमारे शिव भाई को ये देखना चाहिए कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं, पंजाब के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कल नहीं 2 दिन पहले राज्यसभा में ही ये स्पष्ट किया, आभार जताया केंद्र सरकार का कि हमारा बकाया आपने दिया। देखिए, वादा तो कांग्रेस ने किया था ना, और ये दावे के साथ किया था कि जो घोषणा पत्र, हम जन घोषणा पत्र बना रहे हैं, इसमें आय व्यय का खाका है। तो भैया, जब आप बना लिए थे तो उसके बाद आपकी प्राथमिकताएं इस स्तर पे गई थी उस वादे को पूरे, जबकि पूरे वादे हुए भी नहीं। आप शुरू के ही जो 2-3 वादे किए, कर्जा माफी और तमाम तरह की चीजें, जिसमें अर्थशास्त्रियों की तीखी आपत्ति थी। केंद्र सरकार की आपत्ति को दरकिनार कीजिए, सीधी आपत्ति मंटोक सिंह अहलुवालिया की, बाकी चीजों में छोड़िए, जो पेंशन प्रणाली है उसको लेके उनकी आपत्ति थी कि ये अर्थव्यवस्था को, खजानों को चौपट करेगा, जो पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करना है। मंटोक सिंह अहलुवालिया कांग्रेस के ही मानिंद अर्थशास्त्री रहे हैं, मगर क्या कोई उनकी बात को सुना था? क्या नहीं सुना। ठीक है, आपने कर दिया। हमारा मूल प्रश्न, हमारी मूल चिंतन ये होना चाहिए कि भैया जो हुआ सो हुआ। ये इसी पैटर्न पे जाएंगे क्या कि 2.5 साल 3 साल चलते रहा, फिर आप बोले सड़क क्यों नहीं बन रही, तो बोले हमको पहले कर्जा माफी करना था, उसमें पैसा चला गया, फिर बोले कि वो धान का बोनस देना है, उसमें पैसा चला गया, तो अपना सड़क के लिए पैसा बचा, ना किसी और चीज के लिए पैसा बचा। आखिरी में जब देखे, हम नजारा देखते हैं बजट का, तो पता चलता है कि 4,000 की प्रतिभूतियां, 4,000 करोड़ की प्रतिभूतियां बेचनी पड़ी हैं आपको, और उसके बाद वो काम करने की स्थिति नहीं। और आज की स्थिति में अवधेश, ये आप भी जानते हैं बहुत मुकम्मल, अनुपूरक बजट की व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है? इसका मतलब है कि राज्य के खजाने में अभी वो स्थिति नहीं है कि जो सामान्य जो खर्च है, प्रधानमंत्री आवास का तो राज्यांश देगा ना, वो तो नियम में है। तो राज्यांश देना है, तो क्या राज्यांश देने तक की खजाने में स्थिति नहीं है? 3100 का एमएसपी देना है, तो उसमें वो एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब विषय वस्तु है। ये देखने की बात होगी, अध्ययन की बात होगी कि वो केंद्र सरकार जो भूपेश सरकार को ये कहती थी कि 1 रुपया अतिरिक्त दोगे तो हम नहीं लेंगे, वो कौन सी व्यवस्था बना रही है, अभी उसको देखना शेष है। बिल्कुल सही। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, या मेरी जिज्ञासा ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद कि आपने प्रतिभूतियों को भी बेच दिया, राज्य के खजाने की स्थिति क्या है? अभी हमारे पास ठोस कोई ऐसा वित्त मंत्री नहीं है, दुर्भाग्य से, या माननीय मुख्यमंत्री से वो संवाद ना आपका हुआ ना मेरा हुआ, मतलब मीडिया से, कि हमें पूछ पाते कि भैया राज्य के खजाने की आज की स्थिति आप बता दो। तब तो हमें सवाल करते कि प्रतिभूति बेचने के बाद क्या होगा। तो ये वादे कर देना, ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, चार्वाक दर्शन ही अगर आगे भी करना है, तो फिर इन प्रतिभूतियों की आंकड़ों को हम पढ़ते हुए देखेंगे और निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम अतीत से सबक लेते हैं, तब हमारा वर्तमान बेहतर बनता, ताकि भविष्य शानदार हो। हमको आने वाले बजट में ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी ठोस व्यवस्था है कि अब हमको प्रतिभूति तो बेचना नहीं पड़ेगा, हम सुचारू रूप से कर लेंगे। और हाँ, निश्चित तौर पे ये कटु राजनीतिक सत्य है बीजेपी के इस मोदी युग में कि बीजेपी की अगर सरकार राज्य में है और केंद्र में यदि बीजेपी और भी मोदी हैं, तो बीजेपी की राज्य सरकार को मदद मिलेगी।
हो सकता है कि कटुता के कुछ प्रायोजित तरीके से काम हुआ बिल्कुल हो, सही। लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बजी थी। अब लेकिन वो ताली कैसे बची, इस पे चर्चा करने का न समय है और न संदर्भ है। तो मुझे लगता है कि केंद्र मदद कर देगी। बिल्कुल, शिव जी बिल्कुल। जिन मैं बातों को इसी कह पे- रहे हैं, इसी वो पे केंद्र जवाब ले पैसा लेता हूं। लौटाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ सुंदरानी जी का रुख करता। सुंदरानी जी, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में हो गई। देश भर में डबल इंजन की सरकार को लेके कहा जाता है कि राज्य में विकास की गति उस तीव्र गति से बढ़ती है जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं है। यूपी का एग्जाम्पल आप बताते हैं, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल बताते हैं, अन्य अन्य राज्यों का भी एग्जाम्पल आप बताते हैं। छत्तीसगढ़ की क्या विकास की रफ्तार वैसी हो पाएगी डबल इंजन की वजह से, या राज्य अपने संसाधन से कुछ राजस्व की जो प्राप्तियां हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी करेगी? डॉक्टर अवधेश जी, दो प्रकार के सवाल आपके हैं। एक तो विकास जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो शुरू होगा, निश्चित रूप से शुरू होगा। मैं पहले सवाल का जवाब आपको दे दूं, जो हमने 15 साल में विकास को ऊंचाई प्रदान की थी, छत्तीसगढ़ की विकसित प्रदेश की एक छवि बनाई थी, हम उस श्रृंखला पे काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आपका सवाल था कि हमने 3100 रुपए का वादा किया है। हमने मातारी योजना के तहत 12,000 रुपए साल का बहनों को देने का, विवाहित बहनों को देने का, उज्ज्वला गैस कनेक्शन वालों को हमने सब्सिडी में 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। इसके अलावा भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख मकान के अलावा भी कुछ वादे किए हैं। निश्चित रूप से हम वादे इस पे खर्च होगा और प्रतिभूति न बेची जाए, न कर्ज लिया जाए, यह हमारी प्राथमिकता होगी। और इस प्राथमिकता के लिए हम बहुत केंद्र से जो सहयोग मिलेगा वो भी तय मापदंड है। कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज्यादा मिलता है या विपक्ष की सरकारों को कम मिलता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। न ही राज्य सरकार की कोई उपेक्षा की गई। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी उपेक्षा नहीं की गई। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली 5 साल की सरकार ने अपने आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। हम खर्च तो बढ़ाते चले गए, हम सब्सिडी तो बढ़ाते चले गए, हम अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च तो करते गए, लेकिन आय के साधन कैसे बढ़े? कभी भी एक साधारण परिवार का भी खर्च का बजट बनता है तो वो इस बात पे बनता है कि मेरी तनख्वाह मान लो 25,000 रुपए महीना है, तो मुझे मेरा खर्च 23,000 22,000 तक सिमट के रखना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5 साल की सरकार ने खर्च तो किया लेकिन आवक की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मैं जवाब ले लेता हूं। छत्तीसगढ़ के जो आर्थिक स्रोत है, पेट्रोलियम को छोड़कर मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की मातारी की धरती में सब कुछ है, सब कुछ है पेट्रोलियम को छोड़ के। अगर इसका ठीक से दोहन करके इस कर्ज मुक्त भी इस प्रदेश को किया जा सकता है और संपन्न भी बनाया जा सकता है। सुंदरानी जी, आप विधायक रह चुके हैं, बेहतर ज्ञान है आपको कि कैसे जीएसटी लागू होने के बाद और जब सारी खदानें केंद्र के अधीन हो जाए तो राज्य कैसे अपना राज्यांश बढ़ाएगा या अपने राज्य की आय कैसे बढ़ाएगा, ये भी गंभीर चिंतन का सवाल है। मैं शिव सिंह जी के पास जाता हूं। शिव सिंह जी, सुंदरानी जी ने प्रमुख तौर पे 2 बातें कही कि कहीं भी उपेक्षा नहीं की गई छत्तीसगढ़ की मोदी सरकार में, एक, और दूसरा राज्य को अपने आय के संसाधन बढ़ाने थे। बल्कि डॉक्टर अवधेश जी, एक छोटा सा बीच में रोकूंगा। बिल्कुल। 14वें वेतन आयोग, 15वें वेतन आयोग, 15वें वित्त आयोग का पैसा और 14वें वित्त आयोग का पैसा भी जिस मद में खर्च करना चाहिए था, भूपेश बघेल सरकार उस मद में खर्च नहीं कर। सवाल तो आप पे भी उठे थे सुंदरानी जी कि 13वें वित्त के पैसे से आप लोगों ने मोबाइल खरीद के बांटा था लोगों को, वो तो मोबाइल खरीदने के लिए था नहीं। तो हम विपक्ष में आ गए ना। चलिए ठीक है। अब वो मैं जवाब ले 14वें वित्त आयोग का और 15वें वित्त आयोग का पैसा जो इनको मैं जवाब ले के माध्यम से मिला, उसका क्या उपयोग किया? मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब दे दीजिए। आपने देखा होगा अवधेश जी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को केंद्र की सारी एजेंसियां थी, वो नंबर 1 बोलती थी। मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में वो नंबर 1 मुख्यमंत्री बन चुके और थे। इनकम टैक्स की तरफ तो सारे नीति आयोग, मेरी जो जानकारी में है कि नीति आयोग भी छत्तीसगढ़ के वित्त को लेकर और उसकी नीति को लेकर तारीफ करती थी। नीति आयोग ने भी तारीफ किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस वक्त भूपेश बघेल जी
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी नीति बना के जो है लोगों को जो है संसाधन जुटा रहे हैं। और इस प्रकार से ये सारी एजेंसियां केंद्र की नहीं, वो शिव एक जी, मुख्यमंत्री शिव जी, मैं जी। एक सेकंड के लिए आपको टोकूंगा। जी, जी। इस तरह की रिपोर्ट मैंने तो शायद नहीं पढ़ी है। सुंदरानी जी पढ़े हो या याज्ञवल्क्य जी पढ़े हो, तो मैं मैंने एक याज्ञवल्क्य बात पढ़ी है। मैं याज्ञवल्क्य जी के पास मैंने जाऊंगा एक तो चीज जवाब में उनसे पढ़ी ले है। लूंगा। जरूर, कि नीति आयोग जो है, ईडी नीति आयोग जो है वो ये कहता और है, सुंदरानी जी, इनकम टैक्स के सुंदरानी जी, रिकॉर्ड में बिल्कुल, नंबर 1 ठीक पे है, ठीक चाहे है। महादेव सट्टा ऐप में भी ठीक है, नंबर 1 सुंदरानी पे जी, है। सुंदरानी जी, मैं आऊंगा। मतलब नीति आयोग ने ये कहा हो कि मुख्यमंत्री सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हो है छत्तीसगढ़ में, बहुत जो अच्छा काम काम किए कर जा रहे हो वो सबसे बेहतर काम किया जा रहा हो, ये शायद मैंने नहीं पढ़ा। मैं याज्ञवल्क्य जी के पास जब जाऊंगा तो जरूर पूछ लूंगा। शिव सिंह जी, आप अपनी कंटिन्यू बात कर पे लीजिए। अड़ी हूँ कि नीति आयोग ने सीएम भूपेश बघेल जी की तारीफ की थी कि उन्होंने अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए फिर क्यों बहुत अच्छी जनता ने योजनाएं ठुकरा बना रहे दिया हैं। भाई? 40 लाख लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। ये नीति आयोग की नीति थी, उन्होंने बोला है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, हाँ, जनता ने उसको ठीक है। स्वीकार शिव नहीं सिंह कर जी, पाई। अलग मैं लौटूंगा। देखिए, वो दरअसल केंद्र में जब लिस्टिंग हुई तो 4 करोड़ लोग देश भर में गरीबी रेखा से बाहर आए। उस हिस्से में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोगों का नामित उसमें किया गया। मैं एक बार याज्ञवल्क्य जी का रुख कर लेता हूं। याज्ञवल्क्य जी, नीति आयोग ने क्या ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा कभी छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर की थी आपके संज्ञान में? आप बेहद ही पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं, आप देश भर में घूमते हैं आप। शिव भाई, नाराज मत होइएगा, हो सकता है वो किताब आप ही तक आई हो। मैं वाकई नहीं पढ़ा हूं, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो किताब मुझे दीजिएगा, पढ़ूंगा। दूसरी बात, बेरोजगारी दर 0.08% का ये जो रिकॉर्ड था ना, ये रिकॉर्ड किसी केंद्रीय सरकारी एजेंसी का नहीं है, ये एक गैर सरकारी एजेंसी का था, और था ऑब्लिक है। क्योंकि मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं, मुझे लगता है कि मतलब जो ट्रेंड देख रहा हूं उस हिसाब से हो सकता है विष्णु सरकार कुछ अच्छा प्रयोग कर जाए, कुछ ठोस धरातल से आमना सामना कर जाए, तो वाकई वो वास्तविक आंकड़े आ जाएं कि बेरोजगारी दर क्या है छत्तीसगढ़ की। देश की बेरोजगारी दर से भी कम छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर, ये एक प्रहसन और एक चुटकुला था, और इस चुटकुले का आधार एक निजी सर्वे एजेंसी थी, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी। अगर आप मेरे पास दोबारा लौटेंगे अवधेश, तो मंजर भोपाली की कुछ नज्म की 4 लाइनें सुनाऊंगा, और अगर नहीं लौटेंगे तो अभी सुना देता हूं। ठीक नहीं, मुझे डिबेट क्लोज करना पड़ेगा, मुझे इशारा हो चुका है। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में कल जब अनुपूरक बजट आएगा तब जाके स्थितियां स्पष्ट होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार किस विजन के साथ इस अनुपूरक बजट को लाती है, और आने वाले बजट सत्र में ये बात तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो वादे मोदी के गारंटी पत्र के जरिए किए हैं, उन गारंटी पत्रों का क्या कुछ क्रियान्वयन धरातल पे किया जाएगा। और जिस गंभीर सवाल के साथ याज्ञवल्क्य जी ने सवाल उठाया कि क्या दोबारा छत्तीसगढ़ में प्रतिभूतियां बेची जाएगी, इस बात का भी जवाब आने वाले बजट सत्र में मिल जाएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। याज्ञवल्क्य जी आपका शुक्रिया, शिव सिंह जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।